हाँ जी दोस्तों, जय श्री राम। तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत बढ़िया से होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का काफ़ी लंबे समय के बाद फिर से पांजरे फार्म की वीडियोस में। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा समय हो चुका मुझे इस बार वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी इस बार वीडियो में। और मैं बहुत ज़्यादा इस बीच लगभग पिछले 1 महीने से काफ़ी मेंटली बहुत डिस्टर्ब था। तो इस वजह से मैं फार्म की कोई अपडेट नहीं दे पाया, किसी तरह की कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लास्ट मैंने एक शॉर्ट ही अपलोड कर पाया था। तो उसके बाद से अब कोशिश करूंगा कि मैं अब रेगुलर रहूं वीडियो पे। काफ़ी कह सकते हैं मानसिक तनाव के बीच में गुजरा हूं इस 1 महीने से। तो दोस्तों अब आ चुके हैं अपने आप को फिर से बैक टू वर्क। अब काम पे ही ध्यान देंगे, बाकी सभी चीज़ों को निगलेक्ट करते हुए। तो दोस्तों अब सबसे पहले हम बात करते हैं फार्म की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फार्म की अपडेट की ही। तो चलिए मैं आपको बस शेड के अंदर लेके चलता हूं। और इन दिनों में काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं फार्म पे, जिनका मैं आपको एक एक करके पूरे 1 महीने का अपडेट आज एक ही वीडियो में दूंगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कुछ हमारे पास साथ में कुछ अच्छी भी हुई हैं, कुछ बुरी भी हुई हैं, और बहुत सारे चेंजेस भी किए हमने फार्म पे। तो अब लेके चलता हूँ आपको शेड की तरफ। तो चलते हैं शेड में, बाकी बातें शेड के अंदर। और रही बात, ये हमारी घास भी कट के आ चुकी है यहाँ पे। अब घास बरसीम दोस्तों अब बस कुछ ही दिनों की मेहमान रह गई है, ज़्यादा दिन साथ नहीं दे पाएगी बरसीम। दोस्तों आ चुके हैं हम अपने शेड के अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं शाम की सफाई हुई है अभी। ये देखें सभी पशु अपने भूसा डल चुका सभी को लाइन से। और दोस्तों आप फार्म पे देख के समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो हमारी 2 भैंसें थी वो नहीं हैं। तो दोस्तों हमने उन दोनों भैंसों को सेल कर दिया, अपनी दोनों भैंसों को सेल कर दिया। दोस्तों ये वाली जो भैंस थी यहाँ पे, उसकी जो पड़िया बनती थी हमारी यहाँ पे, उससे हमने सेल नहीं किया है। और जो भैंस लेके गए हैं वो क्या हुआ कि 2 दिन से भैंस लगी नहीं थी, तो वो हमसे पड़िया इसकी लेके गए हैं, ताकि भैंस जब लगने लगे तो उसे वापस कर देंगे। तो इसी कंडीशन पे हमने उन्हें पड़िया भेज दिया है वापस उनके पास। और रही बात हमारी ये वाली जो भैंस की, इसे हमने 18 मई को एआई किया था, और लगभग इसके डेट अब पूरे होने वाला ही है। आज तारीख है 12 तारीख, 6 दिन लगभग इसके रह गए हैं। तो दोस्तों ब्याने में ये मुझे लगता है ले लेगी पूरा समय, 6 दिन और, लगभग 18 तारीख के ऊपर नीचे ही ब्याएगी। अब देखते हैं क्या रिकॉर्ड करती है। फर्स्ट लैक्टेशन में, वो सेकंड लैक्टेशन में है। इसने फर्स्ट में 8 से 9 लीटर दूध दिया है। अभी ये 6 दांत है सिर्फ। काफ़ी बड़ी है दोस्तों ये भैंस। हाइट है इसकी हाइट जो है ना लगभग सबसे बड़ी भैंस के बराबर है मेरी, और बॉडी वेट भी काफ़ी बढ़िया है इसका। और दोस्तों ये है हमारी फार्म की सभी भैंसें। अब टोटल हमारे पास भैंस रह गई 1 2 3 4 5, और एक वो भूरी 6 भैंस, और एक बुल 7 भैंसों में। और गाय अपनी गिर गाय है, बछिया है। 2 गाय हमारी जो बाहर बंध रही हैं वो, ये 4, और 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं दोस्तों। वो पड़िया हमारी वापस आ जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको फार्म पे एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि ये जो हमारी जो भैंस है, ये वाली, इसकी एआई हो चुकी है, इसकी एआई हो चुकी है, इसकी एआई भी हो चुकी है, और इस भैंस की भी हमने जीपीजी से एआई कर चुका है। अब देखते हैं दोस्तों क्या रिजल्ट है। और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इनकी जो एआई हुई है ना, अब फार्म पे जो डेयरी करने का जो मज़ा है अब आने वाला है हमें इस साथ। मैं आप लोग को दिखाता हूं पहले। एक ये हमारे सीमन स्ट्रॉ, जिन स्ट्रॉ से हमारी इन भैंसों की एआई हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सीमन स्ट्रॉ हमारे पास, एक तो बुलेट का, दूसरा है नवाब का, और तीसरा एचएसबी के, वो सॉरी एबीसी सीमन बैंक के भीष्मा बुल का, और एक है बुलेट का। तो दोस्तों आपको मैं अब खुशखबरी दे दूं कि हमारी जो ये वाली भैंस है ना, इसको हमने जीपीजी से प्रेग्नेंट किया है। तो जीपीजी में क्या होता है, इसकी एआई करने के 5वें दिन के बाद इसने फिर से काफ़ी सारा हीट वाली डिस्चार्ज करी थी, तो उसमें हमने फिर से एआई करी। इसमें हमने लगाया है नवाब। इसकी हमने एआई करी है कल ही करी, शायद 11 तारीख को, है ना, कल ही करे ना इसकी एआई। इसकी एआई करें हमने कल 11 मार्च को। इसमें भी डाला हमने नवाब। और हमारी जो ये वाली बड़ी भैंस है जो सबसे ज़्यादा हायर मिल्किंग पे रहती है, इसमें भी हमने किया है नवाब। और हमारी ये वाली भैंस, इस पर हमने गवर्नमेंट का ही सीमन लगाया हुआ, क्योंकि दोस्तों इसका कारण है क्योंकि मैं इस भैंस को हो सकता है अगले साल सेल कर दूं, तो इसलिए मैंने इस पर अपने स्ट्रॉ नहीं लगाया है इम्पोर्टेड वाले कोई भी। क्यों? क्योंकि ये भैंस में दोस्तों खासियत इसकी ये है, इसकी कमी बता रहा हूँ मैं आपको, कि ये जो भैंस है ये एक हाथ में हो जाती है बहुत जल्दी। जैसा कि अब ये सिर्फ मेरे हाथ से लगती, किसी से लगवाने नहीं देती दूध, किसी से दूध नहीं निकलवाने देती। इसमें समस्या ये, भैंस काफ़ी बढ़िया दूध की है, लगभग 14 से 15 लीटर इस भैंस का दूध जाता है, और काफ़ी लंबे समय तक भी लगती है। तो दोस्तों इससे मैं अगले साल बेच दूंगा, इसलिए मैंने इस पर इस बार कोई भी महंगा स्ट्रॉ नहीं यूज़ किया है। और रही बात भूरी की, तो हमारी भूरी में भी जो आप देख सकते हैं फेवरेट हमारी चमक रही सोने की तरह बिल्कुल।
इसमें लगाया हमने HSB का बुलेट। और दोस्तों एक और खुशखबरी की बात है कि भूरी हमारी प्रेग्नेंट कंसीव हो चुकी है। और ये मैंने टेस्ट किया है प्रेगनेंसी टेस्ट किट से, जो कि 40 दिन में टेस्ट ओके करके बता देती है। जिसमें प्रेग्नेंट है तो वो यस बता देगी, नहीं है तो खाली बता देगी, और जो भी सस्पिशियस वगैरह है तो वो सब बता देती है। तो हमने जब मैं क्या हुआ ना कि वो सीमन स्ट्रॉ लेने गया था भोपाल पे, तभी मैंने वहाँ से कुछ प्रेगनेंसी टेस्ट किट भी लेके आया था, जिससे मैंने भूरी को टेस्ट किया था। तो ये लास्ट बार जब इसका मैंने टेस्ट किया था 40वें दिन पे, तो ये खाली बताया था उस टेस्ट किट ने। और जिस मतलब 40 दिन में मैंने टेस्ट किया था, और 42वें टेस्ट करने के 2 दिन बाद मतलब 42वें दिन पे भूरी हमारी जो है प्रॉपर हीट पे आ गई थी। तो इसका मतलब किट ने सही बताया था कि भैंस खाली है। और दूसरे दिन वो हीट पे आ गई। उसके बाद फिर मैंने इस पर लगाया था बुलेट का सीमन, और इस बार फिर मैंने 40 दिन पे इसको टेस्ट किया, तो इस बार का दिखाया है कि प्रेग्नेंट है भूरी। तो अब मैं इसकी वीडियो आगे इसमें क्लिप ऐड कर दूंगा जो हमने कैसे कैसे टेस्ट किया था। तो अब दोस्तों ये थी खुशखबरी फार्म की। और हमारी जो गिर गाय है इसकी भी हमने AI कर दिया है, लगभग ये भी कंसीव हो चुकी है, क्योंकि पकाव का इसने डिस्चार्ज किया है। लगभग इसके डिस्चार्ज में पीलापन आ चुका है। तो गिर भी हमारी प्रेग्नेंट हो चुकी है, भूरी भी हमारी प्रेग्नेंट हो चुकी है। और रही बात हमारे बुल की, तो इसकी हालत तो पतली हो गई है। बाहर बनता था, जगह नहीं थी, ये दोनों भैंस थी तो जगह नहीं थी हमारे पास में। तो फिर हमने इसे अब कर लिया अंदर खाएगा। अब ये उसका शरीर कुछ ठीक हो जाए तो उसके बाद हम इसे सेल करने की सोच रहे हैं। सेल कर देंगे जैसे कोई ग्राहक अच्छा मिलता है। और मिल्किंग भी शुरू हो चुकी है फार्म पे। तो ये थी हमारे सभी पशुओं की अपडेट। और बात कर लें हमारे इस गाय की, तो ये जो 2 गायें हमारी रेगुलर, इसका तो पता नहीं मुझे कैसा डिस्चार्ज करती है, रेगुलर डिस्चार्ज करती है। तो मैंने क्या किया है, इन दोनों को चालू कर दिया बाहर छोड़ना। हमारे पास ये जो देख रहे हैं आप इस तरफ काफ़ी सारी जगह है, तो वहाँ पे कुछ बैल वगैरह चरते हैं, तो ये हीट पे आएंगे तो वो हीट डिटेक्ट करके इनको प्रेग्नेंट कर देंगे। तो इसीलिए मैं अब इन्हें बाहर छोड़ने लगा। और दोस्तों ये देखिए नया मेहमान फार्म का हम लेके आए थे कड़कनाथ मुर्गा, और साथ में दोस्तों एक मुर्गी भी लेके आए थे। तो मुर्गी तो क्या हुआ ना कि हमारे यहाँ पे जो है नेवले हैं, नेवले का वो जो पेड़ देख रहे हैं आप, उस पेड़ के नीचे नेवले का बिल है, और ये पैरा के नीचे हमारी रखी हुई केसिंग, तो वो केसिंग के अंदर घुस के रहते हैं नेवले। तो मुर्गी को तो नेवले पकड़ के ले गए। रही बात मुर्गे की, तो जिस दिन मुर्गी को पकड़ के नेवले लेगा, उस दिन से वो हमारे शेड के अंदर ही रहता, बाहर बहुत कम निकलता। जब मैं या हमारा काका कोई बाहर रहे तभी वो बाहर आता है, इतना डर चुका है वो। अब देखते हैं कब तक वो बच पाता है। मैंने सोचा था कि अब मुर्गे भी फार्म पे ट्राई करेंगे पालना, तो देखते हैं यदि ये बच जाता है नेवले से तो बचाएंगे इसे। बढ़िया मुर्गा है ये, बांग देना अब शुरू कर चुका है। ये देखिए वीडियो में। चल बेटे कालू, चरता ये अंदर ही रहता, बाहर नहीं जाता ये डर के मारे। क्या है काका? तो ये है फार्म पे सभी पशु, फार्म की अपडेट। अब चलते हैं खेत की तरफ, बता दूं घास के बारे में आप सभी को। तो ये हमारे फार्म की मतलब शेड के अंदर के पशुओं की अपडेट। और अब चलते हैं अपन खेत की तरफ, घास के क्या हाल है। तो चलिए आपको कैमरा बैक करके दिखाता हूँ घास के क्या हाल चाल है। तो दोस्तों ये हमारी नेपियर जो हमने पूरी कटिंग कर ली थी, और कटिंग करने के बाद ये फिर से काफ़ी ग्रोथ बढ़िया कर रही है। अब क्योंकि गर्मी का मौसम आ चुका है तो नेपियर तो गर्मी के लिए ही बनी है। तो देख सकते हैं लगभग 4.5 से 4.5 फीट इनको मान सकते हैं। इस ऐसे में ग्रोथ इनकी यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। और सबसे ज़्यादा ये जो देख रहे हैं गोबर के खाद के आसपास, ये लगभग 6 से ऊपर फिट है। तो ये तो काट सकते हैं अपन इनको, लेकिन अब एक हट्टे ही काटेंगे। तो देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया ग्रोथ कर रही है नेपियर। और रही बात बरसिम की, तो बरसिम के लिए तो अब होने लगी है धूप तेज़। बरसिम की हमारी सेकंड कटिंग की बस लास्ट और रह गया है। बरसिम की सेकंड कटिंग ख़त्म होने के बाद थर्ड शुरू करेंगे। फिलहाल बरसिम में पानी चला रहे हैं हम। और दोस्तों थर्ड कटिंग में जो है ना धूप तेज़ हो चुकी, तो बरसिम जो है ना जलने लगी ऊपर से। जैसे कि हम काट के रख देते तो वो कटे कटे ही एकदम पाउडर हो जाती है ऊपर से बरसिम के कुछ पत्ते। और ये पौधे जो खेत में लगे हुए हैं ये भी जलने लगे हैं तेज़ धूप की वजह से, क्योंकि जो है ना धूप एकदम से ही तेज़ हो गई है अभी अचानक। तो मैंने सोचा कि अब बरसिम की जो थर्ड कटिंग है ये काटेंगे, उसके बाद तो बरसिम मुझे नहीं लगता कि बरसिम बढ़ेगी। तो बरसिम जल्दी से काट के ख़त्म करके इसमें खेत में जुताई करवा के इसमें मैं लगा दूंगा ज्वार। तो गर्मी के लिए ज्वार जल्दी तैयार करना। थर्ड कटिंग काटने तक क्या होगा ना कि हमारी जो ये नेपियर है ये भी बढ़िया लगभग 6 फीट तो लगभग पूरे खेत की ग्रोथ हो जाएगी। तो 6 फीट जब तक ये चलेगी तो लगभग हम महीने भर इसे चलाएँगे। तब तक महीने भर के अंदर में इसमें ज्वार तैयार करना हमें लगभग 1 से 1.5 महीने, लगभग 45 दिन के बाद ही इसको काटा जाता है ज्वार को।
तो इसमें हम लगभग 45 से 50 दिन का वेट करेंगे। हो सकता है बीच में हमारे पास घास ख़त्म हो जाए या कुछ दिन घास ना मिले पशुओं को। तो ये है हमारे खेत के हाल। लगभग नेपियर में भी पानी चलाने का समय हो चुका है। अब बरसीम का काम पानी चला के हो जाए पूरा, उसके बाद फिर मैं नेपियर का नंबर लगाऊंगा पानी चलाने। देखिए काफ़ी सारी बढ़िया ग्रोथ कर रही है। कुछ कुछ पौधे इतने अच्छे ग्रोथ करते हैं, कुछ थोड़े कम करते हैं, लेकिन अब गर्मी हो चुकी है तो लगभग सभी पौधे बढ़िया ग्रोथ ही दिखाएंगे, इसी उम्मीद है। और लगभग उम्मीद तो यही कि हमारे पास हरा चारा अवेलेबल रहे पूरी गर्मी भर। और दोस्तों बात करें घास की, तो घास भी अब मैं सोच रहा हूँ कि घास का जो स्पेस हमारा वो बढ़ाया जाए, क्योंकि घास जो है ना पूरे साल भर अवेलेबल रहे तभी बढ़िया रहता है। और देखो ये जो आप देख रहे हैं पेड़ आम का, वहाँ पर उसने हमारी मुर्गी को अंदर ले जाके काम ख़त्म कर दिया। ये उसका बिल है नेवले का, पकड़ा इसने और इसके अंदर ले जाके सीधे इसको पार्टी कर लिया। और एक बिल नेवले का यहाँ है। ये हमारा अमरूद का पौधा भी तैयार हो रहा है, कुछ ही दिनों में यहाँ भी ये भी बड़ा हो जाएगा, इसमें भी फल लगेंगे। ये देख रहे हैं अब ये जो केसिंग रखी हुई ना अंदर, इस केसिंग के अंदर रहता नेवला यहाँ पे। तो ये थे हमारे खेत की अपडेट। ये देखिए जो गोबर के आइट साइड में जो रखी हुई लगी हुई ना हमारी नेपियर, इसकी ग्रोथ अलग ही है। कलर, ग्रोथ, पत्ते, सभी चीज़ें एकदम अलग ही होती है। ये होते गोबर खाद का कमाल। किसी भी तरह की अभी तक मैंने इनमें कोई भी खाद यूज़ नहीं किया है। देखते हैं जैसा ही इसको कटिंग करने के बाद ये जो गोबर है 8-10 चाली इसी में डलवा दूंगा तो ये बढ़िया से ग्रोथ करती रहेगी। कुछ गोबर उसमें डलवा दूंगा बरसीम वाले खेत में, तो वो भी काम देता रहेगा। मुर्गा ये देखिए थोड़ी देर के लिए बाहर आया फिर अंदर भागा। और पैरा से पहले बात कर लें हमारे चाफ कटर की। तो चाफ कटर में भी पिछले दिनों काफ़ी सारी दिक्कतें आई मोटर बनने के बाद क्या हुआ, कुछ दिन सही चली, उसके बाद एक दिन मैं पैरा काट रहा था और पैरा काटते काटते इसमें फंस गई ये गिट्टी। तो दोस्तों गिट्टी फंसने से क्या हुआ ना कि आप ये जो देख रहे हैं ये वाली जो इसकी प्लेट है ना, ये पीछे खिसक गई, मतलब एकदम आगे खिसक गई। यहाँ से गिट्टी यहाँ फंसी थी यहाँ पे आके, तो ये आगे खिसक गई और आगे खिसकने से फिर क्या हो, ये जो ब्लेड है ना ये हमारी जाके टकरा गई इसमें। तो उस वजह से ये देखिए हमारी जो ब्लेड है ये डैमेज हो गई। लगभग सभी ब्लेड डैमेज हो चुकी हैं ये, जिस वजह से अब कटिंग सही मिल नहीं पा रही है। और तो फिर मैंने इसको सुधारा था, इसको मैंने फिर स्क्रू से खोल के पीछे किया, लेकिन अच्छे से टाइट नहीं हो पाया तो ये वापस से वो हो गया, मतलब सही काम नहीं कर रही है। अब तो अब इसको सुधरवाना है। क्या करना है कि ये जो स्क्रू है इसके, इनको खोल के और ब्लेडों को क्या कर देंगे, हम पलट देंगे और इसे भी एडजस्ट करेंगे। देखिए काफ़ी गैप आ गया, इतना गैप में नहीं चलता था, एकदम सट के चलती थी मशीन। खैर अभी तो ठीक है मशीन, अब इसको सुधार ले उसके बाद चलने लगेगी। और पैरा, और हमने इस बीच में एक ये फावड़ा बनाया था, काफ़ी वजन हो गया। मैंने इस पर लोहे का ही बैसा लगवा दिया था कि घास मिलाने के लिए और पैरा को मिक्स करने के लिए, लेकिन ये वजन काफ़ी, खैर ठीक है, धीरे धीरे आदत में आएगा तो बढ़िया हो जाएगा ये भी। और रही बात भूसे की, तो भूसा रह गया हमारे पास बस अब सिर्फ इतना खींचतान के। हमें ये भूसा लगभग 1-1.5 महीने चलाना। बटरा मसूर का भूसा निकल चुका, लेकिन 8 से 9 रुपये करीब यहाँ पे बोल रहे हैं, तो मैं तो नहीं ले रहा बटरा का भूसा। मैं क्या करूँगा, घास, पैरा और ये भूसा अपना, इसी को चलाने वाला हूँ लगभग 1 महीने। लगभग मार्च ख़त्म होते होते अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो है ना आ जाता है भूसा हमारी तरफ में। और बाकी काफ़ी जगहों पे तो गाहनी होना शुरू हो चुकी है, भूसा गेहूं का अब निकलना स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों ये थे फार्म की अपडेट। और फार्म पे एक चीज़ और रह गई, एक चीज़ और बताने को। अब देखते हैं भूसा कहाँ तक पूछता है, तब तक चलाएंगे जब तक भी होता है ना। अगर बीच में दिक्कत हुई तो फिर एक आध गाड़ी हम बटरा मसूर का या चने का भूसा ही बुलाएंगे। और खैर पैरा है अभी हमारे पास, मुझे उम्मीद है कि चल जाएगा ये मिक्स करके घास के साथ। ये देखें, और फार्म की बात करें अपडेट की तो, और ये देखिए यहाँ पे हमारा दाने का जो है नया स्टॉक आ चुका है, पुराना लगभग थोड़ा सा ही रह गया है, तो हमने नया मंगा लिया है। लगभग ये 32 कट्टी मतलब 16 कुंटल दाना आ चुका है हमारा। लगभग 40,600 का बिल बना हुआ है इस बार। और राइस पॉलिश अभी आई नहीं है, तो वो भी आ जाएगी कल तक। और हमने एक और चेंज किया, हमारी जो गाभन भैंस जनने वाली उसे हम दे रहे हैं वाइटा मैच। और इस बार मिनरल मिक्सचर मैंने चेंज किया है, जो मैं दे रहा था वीएम का नॉन चिलेटेड, जिससे क्या हुआ ना कि मुझे लगा थी भैंस रिपीट ना हो, इस वजह से फिर मैंने लगभग कंसीव होते तक
1 से 1.5 महीने में अभी ये चिलेटेड ही चलाऊंगा दोस्तों। जो नॉन चिलेटेड है उसका भी रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आई। पर फिर भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि भैंस में नुकसान काफ़ी होता है यदि भैंस रिपीट होती तो, इसलिए मैंने अब इस बार चिलेटेड मंगा लिया है। ये 10 किलो ही मंगाया था पहले तो, अभी और मंगा लूँगा बाद में ये ख़त्म होने के बाद। तो अब हम फार्म पे चिलेटेड मिनरल मिक्सचर चला रहे हैं। भैंस जो जन्ने वाली है उस पर वाइटामैक्स चल रहा है, और हमारा ये सोडा, इस डब्बे में सोडा है, तो सोडा हम सभी को देते हैं जिससे डाइजेशन बढ़िया रहता है सभी पशुओं का। ये था दोस्तों फार्म की सारी अपडेट। लगभग पिछले 1 महीने से हम पीछे थे, तो अब आ चुके हैं प्रेजेंट में हमारे फार्म के। तो दोस्तों अब रेगुलर मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, आप लोगों से बातचीत करता रहूँगा, और आप लोगों को जो भी मुझे कुछ सजेशन देना हो या मुझसे कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यही थी हमारे फार्म की अपडेट। अब हम रेगुलर रहेंगे और उम्मीद करते हैं काम को अच्छी तरीके से बढ़ाएं, और मैं बहुत ही जल्दी एक और भैंस लेके आने वाला हूं, क्योंकि हमने जो 2 भैंस बेची, मैंने आपको बताया नहीं कि वो कितने ही बेची दोस्तों। उन दोनों भैंस में लगभग 6-6 लीटर दूध था टाइम का, मतलब दोनों टाइम का। लगभग दोनों भैंस में 12 लीटर दूध था, और मैंने दोनों भैंसों को दे दिया 70,000 में। लोकल ही गई है भैंस, लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, 10 भी नहीं होगा और कम होगा। तो लोकल ही फार्मर कोई लड़के हैं वो फार्म शुरू कर रहे हैं शायद, उन्होंने ऐसा बताया कि नया फार्म शुरू कर रहे हैं तो आप कुछ कम में दे दीजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ले जाओ तुम, स्टार्ट करो। तो मैंने 35,000 में ही दोनों भैंसों को दे दिया है, और अब मैं ढूंढ रहा हूँ दूसरी भैंस। लगभग 14 से 15 लीटर की ही भैंस में लेके आऊँगा, भले उसमें मुझे थोड़े पैसे ज़्यादा लग जाएँ। क्या होता है ना कि भैंस एक बार अच्छी ले आओ तो वो अखरता नहीं है, और अगर हम कम पैसे के चक्कर में थोड़ी हल्की भैंस ले आएंगे तो वो हमें जब तक रहेगी तब तक दिमाग ख़राब ही होता रहता है, नुकसान ही देती है और लंबे समय तक दूध भी नहीं देती। तो मैं हरियाणा की मुर्रा ही लेके आऊँगा, लगभग 15 लीटर की उम्मीद करके। अब देखते हैं कैसी भैंस मिलती है। अब जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। मैं सोच रहा था कि जबलपुर जाऊँ, जबलपुर में मैंने 1-2 डेयरी से बात भी करी है। तो दोस्तों अब समय निकाल के जाता हूँ मैं 1 आध दिन जबलपुर। तो दोस्तों ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये थी हमारी फार्म की सारी अपडेट, और ये हमारे स्ट्रॉ। तो जो है ना, ब्रीडिंग करने का हमने शुरू कर दिया, ब्रीडिंग का काम। और मेरे हिसाब से डेयरी करने का मज़ा अब आएगा, हमें भैंस पालने का मज़ा, जब हमारे पास ब्रीड वाले अच्छे बच्चे तैयार होंगे, चाहे फीमेल हो या मेल हो, कोई भी, हम सभी को तैयार करेंगे। फ़िलहाल हमारे पास 4 भैंसें कंसीव तो नहीं हुई हैं पर प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। अब जैसा भी देखते हैं कंसीव होती हैं या नहीं, उम्मीद तो है कि हो जाएं। तो फिर खैर अब मज़ा अब आएगा फार्म करने में। अब मैं आपको सारी चीज़ें अपडेट दूंगा, सारी चीज़ों के बारे में बताता रहूँगा। और भी दोस्तों यदि आप डेयरी करते हैं तो ब्रीडिंग पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि आज के इतनी महंगाई भरे ज़माने में यदि आप ब्रीडिंग नहीं करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको डेयरी चला पाना, और ख़ासकर भैंसों में। तो दोस्तों यही मेरी आपसे कहना है, आज का मैसेज है आप लोगों के लिए कि आप यदि डेयरी करते हैं, भैंसों की डेयरी करते हैं, तो ब्रीडिंग पर ज़रूर ध्यान दें। कुछ नहीं तो कम से कम लगभग आधे पशुओं में ज़रूर ब्रीडिंग करें, क्योंकि ब्रीडिंग करने के बाद बच्चे पालना काफ़ी मुश्किल काम है, काफ़ी कॉस्टली काम है। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें, लेकिन ब्रीडिंग ज़रूर करें। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट किट NAZ कंपनी की। जैसे इसमें करना क्या होता है, हमें भैंस के बॉडी से कहीं से भी आप ब्लड सैंपल ले सकते हैं। लगभग आधा ml ही ब्लड लगेगा। तो उसमें से हमें, इसमें जो है ना ड्रॉपर दिया होता है, सारी चीज़ें होती हैं टेस्ट करने की। तो इसमें से हमें ड्रॉपर से 3 बूंद ब्लड और 3 बूंद जो है, 3 ही बूंद उसका जो रिएक्ट करने वाला जो लिक्विड है वो डालना होता है। तो जिसमें क्या होता है ना कि ये जो पट्टी देख रहे हैं आप, CBT लिखी हुई है, उस पर जो पन्नी उस पर लिखे होते हैं कि किस किस नंबर, किस किस जो ये CBT, इनमें से किस में से यदि रेड लाइन आती है तो उसमें प्रेग्नेंट दिखाएगा, सस्पिशियस दिखाएगा और खाली दिखाएगा। तो पहले तो B की लाइन इस पर डार्क आई थी, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि शायद खाली ना निकल जाए फिर से। लेकिन जब 10 मिनट हुए उसके बाद C और T की लाइन डार्क हो गई, तो इसका मतलब भैंस कंफर्म प्रेग्नेंट थी। अब हम लगभग 3 महीने के बाद एक बार PD करेंगे हाथ से, ताकि हम एक बार और श्योर हो जाएं और कंफर्म हो जाएं, जिससे किसी तरह की कोई समस्या ना बने हमें भैंस में। और दोस्तों ये हमारी भूरी बड़ी प्यारी है। तो दोस्तों अभी ये प्रेग्नेंट हो गई है, ऐसा उम्मीद है मुझे भी। देखिए काफ़ी सुंदर है। अब देखते हैं क्या होता है, कैसा भी होता है देखते हैं, ऊपर वाले के हाथ में है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है ना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फार्मिंग को और भी आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों ये आप देखिए, हमने दुकान पे अपनी एक और ये सेटअप किया है, चेंज किया है क्या कि ये वाली जो फैट मशीन थी हमारी पुरानी वाली ना,
एसिड वाली, उसको हमने कर दिया चेंज। क्यों? क्योंकि मार्केट में अब एसिड नहीं मिल रहा है और उस पर थोड़ा रिस्क भी है। फूड वाली जो मैडम हमारे यहाँ की, वो काफ़ी सारा छापा वगैरह मार रही, तो उस पर थोड़ा रिस्क था। मतलब हम गलत यूज़ तो नहीं करते, क्योंकि उस जो एसिड है ना वो, उसका यूज़ भी गलत होता है, कई जगहों पे लोग जल जाते हैं, तो इस वजह से उस पर काफ़ी दिक्कत हो रही थी रखने में। तो फिर हमने ये हमारी फैट मशीन लेके आए हैं ऐसे की, इस पर शिफ्ट किया है। ये देखिए दोस्तों, ये वाली जो मशीन है काफ़ी बढ़िया है। हम लोग ये जबलपुर से लेके आए हैं। ये वाली जो मशीन है ये 2 मॉडल में आती है। एक तो इसके एसएस मॉडल आता है, स्टेनलेस स्टील की बॉडी होती है, और दूसरा ये फाइबर मॉडल है। इसमें दोस्तों 1000 रुपये का फ़र्क है। वो वाली हमें शायद 28,000 कुछ की थी और ये 27,000 की थी, तो हमने ये लिया है। और इसके साथ में ये स्टेरर है, ये लगभग 3,000 का था, तो ये दोनों का सेट हमें पड़ा है 30,000 रुपये में। इसमें दोस्तों बढ़िया सुविधाएँ सारी अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। इस पर क्या था, धोना, फैट निकालना, एसिड वगैरह का थोड़ा रिस्क भी होता था, हाथ पैर जलने का। बहुत सारा मैंने उस पर कपड़े जलाए हैं, अपने हाथ वगैरह भी जलाए हैं। और उसके साथ में ये प्लंजर आता है, तो इससे क्या आते हैं, मैनुअल क्लीनिंग कर सकते हैं। और ये जो प्लंजर है ये मेरी एक पुरानी मशीन थी उसका है, तो ये आ नहीं रहा था। हम लोग क्या किया, इसका जो मशीन के साथ जो प्लंजर आता है ना, वो भूल के आ गया, ला नहीं पाए। और ये वाला था तो ये बड़ा हो रहा था, तो फिर मैंने जुगाड़ लगा के ये 10 ml की जो हमारी निडल होती है, सिरिंज होती है, उससे इसको साफ़ कर रहा हूँ अभी। तो ये बढ़िया, अब मैं उस जबलपुर तरफ जाऊँगा तो अपना इसका प्लंजर वापस से लेके आ जाऊँगा। तो दोस्तों ये थी हमारी दुकान की अपडेट, और जो भी होगा आपको आगे बताऊँगा।